So hello guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, today I am there with you with OOP. ठीक है, तो यूनिट 3 का वन शॉट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. We are going to see about polymorphism. ठीक है, so I hope you have started your end-sem preparation and today we will start our OOP end-sem preparation. Okay, तो चलिए complete वन शॉट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे. उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं. तो ये है हमारा सिलेबस. ठीक है, सो ये जो सिलेबस है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. बेसिकली इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होगा जितना हमारे यूनिट 2 या यूनिट 1 में हुआ करता था, क्योंकि अब एंड सेम है तो हमें थोड़े थोड़े जो है ना यूनिट्स पढ़ने होंगे. एंड बेसिकली बहुत ज्यादा इजी सिलेबस है ओओपी का हमारे एंड सेम के सिलेबस में बेसिकली. ठीक है, तो चलिए इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पहले हम देख लेते हैं कि हाँ हमें सिलेबस में है क्या क्या चीजें. तो पहले तो सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है एंड क्यों इसको किया जाता है, बेसिकली ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. देन टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम देखेंगे. देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स एंड ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स. ठीक है, तो ये चीजें देख लेंगे. देन डेटा कन्वर्जन के अंदर हम देखेंगे टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. फिर पिटफॉल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड कन्वर्जन एंड कीवर्ड्स जो कि है हमारे एक्सप्लिसिट और म्यूटेबल. ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देखेंगे. एंड देन पॉइंटर्स टू बेस, एंड ये जो इसके आगे जो मतलब ये टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. कहाँ पे कर चुके हैं, तो यूनिट 2 के अंदर कर चुके हैं पॉइंटर्स वाले हमारे यूनिट में. और मतलब जहाँ पे हमने अभी पॉइंटर्स देखा था, इनहेरिटेंस वगैरह देखा था, सो देयर वी हैव डन इट. ठीक है, तो यही बेसिकली टॉपिक है एंड वी विल कवर इट वन बाय वन. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये नोट्स हैं जो कि मैंने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं. तो इफ यू वांट टू एक्सेस दिस कंप्लीट नोट्स, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा छोटे हैं. ठीक है, एंड मतलब मैक्सिमम आपके 2022 पेजेस के अंदर ये आपका कवर हो जाएगा यूनिट. तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में एंड विथ ऑल कोड्स मैंने सब अपलोड किया है. तो यू विल गेट दैट ओवर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. सो इफ यू हैव ज्वाइंड इट तो यू विल गेट ओवर देयर. ठीक है, अदरवाइज you can go and fill the फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा एंड यू कैन गेट इट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, लेट्स से poly.cpp. ठीक है, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है बेसिकली. ठीक है, सो यस, what is polymorphism, the complete one shot I am going to tell you in this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो जैसे ओओपी के अंदर अभी तक हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, हमने पॉइंटर्स पढ़ा, है ना. उससे पहले हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है, वो बेसिक था हमारे ओओपी का. जैसे कि हमने सेकेंड यूनिट के अंदर स्टार्ट किया इनहेरिटेंस, है ना, पॉइंटर्स. तो ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ क्या, ओओपी. ठीक है, तो उन्हीं के अंदर जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देखो इसके ऊपर क्वेश्चन हमें इनसेम में भी आया हुआ है. मतलब बेसिक आइडिया अगर हमने अभी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट हमने किया होगा, परफेक्टली हमने समझा होगा, तो ये बहुत ज्यादा इजी जाएगा हमें ये यूनिट, है ना. कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक्स हैं. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी जस्ट हैव टू रिवाइज देम ड्यूरिंग मतलब एग्जाम से पहले, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट इन एग्जाम्स. बहुत ज्यादा सिंपल है. एंड बिफोर तो एग्जाम से पहले तो हम डिस्कस कर ही लेंगे पीवाईक्यूज, एंड जब प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है स्टूडेंट्स उनके, तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीथिंग दे विल गेट. तो बहुत ज्यादा इजीली हमारा जो है ये हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे ओओपी का. ठीक है, ये क्या करता है, इट अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंस ऑफ देयर पेरेंट क्लास रेदर देन देयर एक्चुअल क्लास. यानी कि एक्चुअल वो जिस क्लास में प्रेजेंट है उस मतलब उसको हटके हम पेरेंट क्लास का उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे एज इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास रेदर देन द इंस्टेंस ऑफ द एक्चुअल क्लास. बेसिकली अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आए हैं तो अभी इतना समझ लो, पॉलीमॉर्फिज्म कुछ भी नहीं है. ये एक लाइक पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब की फॉर्म्स. ठीक है, तो मैनी फॉर्म्स. बेसिकली हम एक कंसिडर करेंगे शेप. ठीक है, तो शेप के अंदर सर्कल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ट्राइंगल भी आता है, एनीथिंग कैन कम. सो दैट इज ओवरऑल अ शेप.
ठीक है, विच हैज मेनी फॉर्म्स। तो वैसे हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर हम अपने सिलेबस में देखें तो what we have to understand about the introduction of polymorphism. So introduction of polymorphism के अंदर basically we need to know only the definition and जो examples हैं, मतलब प्रोग्राम भी हम कंसिडर कर सकते हैं, what is polymorphism, give its example, like this can come, but more priority is there for the types of polymorphism. And types of polymorphism आपको आ गया तो definitely you can go for all of the programs, ठीक है। तो basically हम यहाँ पे अगर देखें here, so we have this polymorphism in C++. Basically दो types के polymorphism होते हैं, प्लीज यहाँ से ध्यान देना, and this is very very important topic, ठीक है। तो प्लीज माइंड मत करना, मेरी आवाज अब आज जो है वो खराब हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। Still I am making this videos for you all guys, तो प्लीज आप थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा मतलब ध्यान देके करोगे तो everything definitely will be very fine, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हमने बोला कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब ये कंपाइल टाइम और रन टाइम का मतलब क्या होता है, तो एक एक करके हम समझते हैं। बेसिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये अचीव होता है वाया फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये जो डायग्राम है या मैंने जो भी ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसको आपको बस ध्यान में रखना है, एंड बस इस पूरे यूनिट में आपको इसको ऐसा मेमोरी मैप आपको इसको ध्यान में रखना है। क्यों, देखो हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, हमने देखा दो टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम होता है और रन टाइम होता है। तो जो कंपाइल टाइम है वो अगेन हमारे पास जो है दो टाइप्स का है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब कि हम एक ही फंक्शन नेम दे रहे हैं एंड उसके अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं, समझ में आ गया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, हमारा मे भी कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एनीथिंग, हम उसका जो एक्चुअल फंक्शन है उसको मतलब उसको भी हम यूज करेंगे, साइड में उसको हम और कोई फंक्शन जो है वो हम उसको ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस जो है वो ऐड करने के साथ साथ कुछ और भी काम करेगा। दैट इज नथिंग बट कम्स इन योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसका हमें प्रैक्टिकल भी है ओओपी के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल में समझा होगा तो दिस विल बी वेरी इजी थिंग। देन रन टाइम के अंदर हमारे पास आता है वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। रन टाइम में वर्चुअल फंक्शंस, तो बेसिकली द थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम का समझ में आया होगा। नाउ बेसिकली वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हम कंपाइल टाइम के अंदर देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल, कंपाइल टाइम रन टाइम का एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्विकली। कंपाइल टाइम का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब हम कोड कर रहे हैं, है ना, जब हम कोड कर रहे हैं तो वहां पर हम चेंजेस कर पा रहे हैं, दैट इज कंपाइल टाइम, वहां पर चेंजेस हो रही है। रन टाइम बेसिकली डायनामिक के अंदर चले जाता है एंड आफ्टर रनिंग द थिंग्स एंड मतलब जो चेंजेस वगैरह होंगे वो आफ्टर रनिंग हो रहे होंगे। सो दैट मे बी यू कैन अंडरस्टैंड टिल नाउ, ठीक है, जैसे कि कंपाइल टाइम और रन टाइम मैंने आपको बताया। तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल देखें तो चलिए अपने VS कोड के अंदर चलते हैं एंड आई विल होप कि हाँ आप भी मेरे साथ कोड करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। एंड जैसे आप कोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली नाउ आपको क्या करना है, अब मैं आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ किसका, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था, फंक्शन ओवरलोडिंग, इसका एग्जांपल देखेंगे हम कंपाइल टाइम के अंदर, तो बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड यही सेम चीज मैंने आपको पहले भी करा दी है, ठीक है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस में मुझे फॉलो किया होगा सो डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग्स टुडे वेरी क्लियर। चलो, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना C++ का बॉयलर प्लेट कोड लगा दिया है। नाउ अब हमें क्या बनाने हैं, फंक्शंस बनाने हैं। तो बेसिकली फंक्शंस हमारे मेन फंक्शन के बाहर बनेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, तो देखो हमें ओवरलोडेड फंक्शन बनाना है टू कैलकुलेट एनी ऑफ द थिंग यू कैन डू। लेट्स से स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसका डेटा टाइप इंट होगा, स्क्वायर नेम हम दे रहे हैं तो हमारा स्क्वायर उसका नाम हो गया, एंड लेट्स से मैं उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ हमारा इंट एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन बन गया एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं, बस मैं रिटर्न करवा देती हूँ, ज्यादा इसके अंदर इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। एंड जस्ट हमारा क्या होता है, स्क्वायर एक्स इंटू एक्स हो रहा होता है ना। तो बेसिकली यही आइडिया होता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को टू कैलकुलेट द स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर ऑफ इंटीजर, है ना, यहाँ पर हमने स्क्वायर ऑफ इंटीजर कैलकुलेट किया। नाउ लेट्स जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड एंड नाउ लेट्स जस्ट मेक हियर, एंड यहाँ पर इंट की जगह हम देंगे फ्लोट, ठीक है, यहाँ पर इंट की जगह हम देंगे
फ्लोट बेसिकली। समझ में आ गया? तो अब देखो यहाँ पर ये क्या किया हमने, यहाँ पर सेम फंक्शन नाम यूज किया, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। इसका मतलब जब हम कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? कंपाइलर क्या समझेगा कि कौन से हमारे जो मतलब किसको कॉल किया है, कौन से वाले फंक्शन को कॉल किया मे बी, है ना। तो देखो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, लेट्स से मैं सी आउट करवा देती हूँ यहाँ पे, एंड मैं क्या करूंगी, मैं स्क्वायर ऑफ 5 जो है वो प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ ये 5 क्या है, ये इंटीजर है या फ्लोट है? ठीक है, अगर ये हमारा इंटीजर है तो इंटीजर है, इसका मतलब कि इसका डायरेक्ट फ्लो किधर चला जाएगा, इसका डायरेक्ट फ्लो इस वाले फंक्शन के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पे इंटीजर है एंड अगर यहाँ पर हमने इंटीजर पास किया है तो डेफिनेटली वी विल गेट ओवर हियर द रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं बेसिकली तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। देखो 5 इंटू 5 हमें क्या मिल गया, 25 मिल गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स डू दिस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि इधर मैंने लिखा है 5, ठीक है, नाउ आई विल जस्ट डू हियर एंड आई विल मेक इट फॉर 5.5। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, है ना, अब ये क्या बन गया, देखो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एग्जैक्ट नहीं बताया कि ये क्या है, फ्लोट है। यहाँ पर अब हम f लिख देंगे तो यहाँ पर इसको पता चल जाएगा क्या, कि ये फ्लोट है बेसिकली। अब हम फ्लोट वैल्यू इसके अंदर देंगे तो हमारे पास जो है इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो बेसिकली फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर हमें इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, मे बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंडा। हमें क्या करना है, बस इसके अंदर देखो हमें इतना सच समझना है कि हमारे पास जो नाम है ना, स्क्वायर मतलब जो फंक्शन का नाम है, वो हमें किसी भी हाल में सेम रखना है। समझ में आ गया? किसी भी हाल में हमें सेम रखना है। क्यों? बिकॉज हमें पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाना है ना। अब हमने पहले वाले का हमने क्या रखा, इंटीजर, और दूसरे वाले का हमने रखा फ्लोट। बेसिकली हम यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर जो पैरामीटर्स दे रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंटीजर या फ्लोट देंगे, जिसके हिसाब से कंपाइलर डिसाइड कर देगा कि उसको कौन से फंक्शन को जाके कॉल करना है। समझ में आ गया? एंड दैट उसी हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, हमारे आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन को हमने ओवरलोड किया ना, तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड इसी को हम बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा बेसिक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कंपाइल टाइम के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हम देखेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे वर्चुअल फंक्शंस का, जिससे हमें आइडिया आ जाए कि हाँ कंपाइल टाइम और रन टाइम के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम ओवर हियर, एंड मैं ये सारे कोड्स भी आपको दे दूंगी। ठीक है, सारे कोड्स भी नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं ही बेसिकली, तो आपको सब कुछ वहां पर एट मतलब पर्टिकुलर एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी, नाउ जस्ट फॉर कंसिडरिंग वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, अब वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये आपने सेकेंड यूनिट के अंदर समझा है मुझसे। ठीक है, तो अब देखो वी हैव टू कंसिडर अ बेस क्लास। ठीक है, हम शेप एक बेस क्लास कंसिडर करते हैं विद अ वर्चुअल फंक्शन ड्रॉ। ये सेम एग्जांपल मैंने कहाँ लिया है, मैंने आपका लिया हुआ है इनहेरिटेंस पॉइंटर्स वाले यूनिट के अंदर। अगेन आई एम टेकिंग इट फॉर यू। ठीक है, अब डिराइव्ड क्लासेस होती हैं लाइक सर्कल एंड रेक्टेंगल की, तो उनको हम ओवरराइड करेंगे बाय द ड्रॉ मेथड। अब ये क्या है तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स मेक दिस कोड, एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे हम क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर, सो लेट्स से यहाँ पर है हमारा क्लास एंड उसका नाम मैं दे रही हूँ शेप। ठीक है, सेम एग्जांपल मैंने वहां पे भी लिया हुआ है, एंड अगर आपको आइडिया है सेकेंड यूनिट का एंड आपने मुझसे ये पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बना ली क्लास बेसिकली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें बनाना है लाइक एक पब्लिक स्पेसिफायर आई विल गिव ओवर हियर, एंड व्हाट वी हैव टू मेक, वी जस्ट हैव टू सी आउट हियर। क्या हम सी आउट करवाएंगे, ड्राइंग शेप। ओके, सो दिस ये हो गया ड्राइंग शेप हमारा, एंड बेसिकली एंड एल यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर सी आउट, व्हाट हैपेंस। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे क्यों, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमें बनाना होगा फंक्शन, राइट, फंक्शन बनाना होगा। मेरे दिमाग में ये रहा कि मैंने फंक्शन बना दिया। सो लेट्स से यहाँ पर हमने क्या बना दिया, वॉइड एक फंक्शन बना दिया जो कि है ड्रॉ। ठीक है, एंड इस ड्रॉ के अंदर वी आर राइटिंग दिस सी आउट फंक्शन। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आप प्लीज ये चीजें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं लेकिन स्टिल ओके। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब यही फंक्शन को हम यूज करेंगे आगे, है ना, सेम फंक्शन को। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस क्लास को हम
रहने दे रहे हैं, अब इसी की एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं। डिराइव्ड क्लास किसके लिए बनाएंगे, देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट्स मेक अ क्लास विच इज सर्कल, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी अपनी बेस क्लास को इनहेरिट, है ना, तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक एंड मेरी बेस क्लास है क्या, शेप, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर अगेन मैं पब्लिक के अंदर क्या करूंगी, सेम एक फंक्शन क्रिएट करूंगी, यही वाला, देखो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड लेट मी पेस्ट ओवर हियर, एंड यहाँ पर आना चाहिए हमारा सेमीकोलन। बेसिकली यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ड्रॉइंग सर्कल। यहाँ पर अब हमें डिफरेंस क्या करना है, देखो अब यहाँ पर अब हम इसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों भी जगह हमने सेम फंक्शन को यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अगर हमें फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए बेसिकली, तो हमने जो यहाँ पर बनाया है ना सबसे पहला, तो उसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वर्चुअल कीवर्ड, जिससे क्या बन गया, ये ड्रॉ फंक्शन बन गया हमारा वर्चुअल फंक्शन। बेसिकली आपको इतना आइडिया आ गया होगा ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ओवरराइड करना है हमारे बेस क्लास फंक्शन को। तो अगर हमें उसको ओवरराइड करना है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर इसको मुझे ओवरराइड करना होगा तो मैं यहाँ पे इस ड्रॉ जहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन, इसके बाद लिख दूंगी क्या, ओवरराइड। समझ में आ गया, ये ओवरराइड फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया हमारे फंक्शन को। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक और सेम टू सेम मैं क्या करती हूँ, इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी एंड बेसिकली इसी को कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर लेट्स से वी आर डूइंग दिस फॉर नाउ रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल के लिए कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अब हम किसको कॉल करेंगे, जैसे कि शेप ही है ना, तो शेप को यहाँ पे हम कॉल कर रहे होंगे एंड यहाँ पर भी हम विल मॉडिफाई लाइक इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पर भी हमें ओवरराइड करना होगा हमारे बेस क्लास फंक्शन को। नाउ कमिंग टू मेन क्लास, अब हमें कॉल कैसे करना है। अब देखो ये सब चीजों का आपको आइडिया होगा डेफिनेटली व्हेन इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी लाइक इनहेरिटेंस और पॉइंटर्स वगैरह। स्टिल यू हैव any doubt you can go freely and check over there. don't feel like कि वो यूनिट 2 है, मैं इनसेम का वापस से क्यों पढ़ी सॉरी, लेकिन आपको देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, एफडीएस पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें डीएसए पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, डीएसए की, ठीक है। अगर आप एकेडमिक्स को इतना ज्यादा भी फोकस नहीं दे रहे हो, तो वी हैव टू सिट इन इंटरव्यूज, है ना, हमें वहां पर भी डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट, डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे वहां पे क्लियर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, राइट। तो प्लीज मेक दिस श्योर कि आप ऐसा समझ लो कि एक डीएसए सीरीज ही हमारी चल रही है, हम तो एफडीएस से चल रहे हैं, लाइक फंडामेंटल्स से चल रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स आपका हो जाएगा अगर आप एसपीपीयू से नहीं भी हो, राइट, ठीक है। मुझे पता है कि आप एसपीपीयू से हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप नहीं भी हो तो भी ये वीडियोस बहुत ज्यादा यूजफुल है। व्हाई, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग डीएसए, है ना, और डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कीपिंग दैट थिंग्स असाइड, हमने अगर पॉइंटर पढ़ लिया होगा तो ये आइडियाज यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो क्लास है शेप, ठीक है, उसके लिए मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर रही हूँ। पॉइंटर क्या होता है, हमें पता है, एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, लेट्स से shape1, ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम न्यू का यूज करेंगे, ठीक है, हमने इन सबको पढ़ा हुआ है तो ये न्यू का यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम डायनामिकली एक मेमोरी एलोकेट कर देंगे हमारे सर्कल को। समझ में आ गया, सर्कल को। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट शेप, ओके, एंड यहाँ पर सेम मैं क्या कर रही हूँ, एक shape2 बना रही हूँ ऑब्जेक्ट विच विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यू, एंड रेक्टेंगल के लिए हम इसको बनाएंगे। ओके, सो दिस इज फॉर द बोथ द क्लासेस, ठीक है, जो भी डिराइव्ड क्लासेस थी। तो ये क्या है, ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंटर है ऑफ बेस टाइप पॉइंटिंग टू सर्कल, और ये क्या है, ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंटर है ऑफ बेस टाइप पॉइंटिंग टू रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, अब हमारा shape1 किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे सर्कल को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली shape1 से अगर हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या यूज होता है पॉइंटर्स के अंदर, यहाँ पर होता है एरो यूज, ठीक है, जो ये हम डैश करते हैं और हम ये हमारा जो फॉरवर्ड वाला सिंबल है इसको यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हम देखो सी इन करते हैं इनपुट के लिए बेसिकली, तो वैसे ही जैसे कि हम डॉट देते हैं अगर किसी भी फंक्शन को हमें कॉल करना होता है, तो बेसिक अगर मैं हमारा फंक्शन है या फिर हम बेसिक हमारे कोड लिखते हैं तो डॉट यूज करते हैं, लेकिन पॉइंटर्स के अंदर ये एरो को यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये समझ जाएगा कि ये shape1 का ड्रॉ यानी कि shape1 यानी कि सर्कल का ड्रॉ कॉल हो रहा है ना। सिमिलरली वी विल कॉल फॉर व्हाट,
शेप 2, ठीक है, शेप 2 को हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, ड्रॉ फंक्शन बेसिकली। समझ में आ गया, दिस इज द थिंग। अब हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, अब हम चाहें तो हम इसकी क्लीन भी कर सकते हैं मेमोरी बेसिकली। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बेसिकली हमारे पास आना चाहिए ड्रॉइंग सर्कल, ड्रॉइंग रेक्टेंगल। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, drawing circle and drawing rectangle, ठीक है। so that is all the thing which we have done over here. so I hope आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम लेके आपको एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड दिस इज द ओनली एग्जांपल। आप ये एक स्किप भी करोगे ना, ये एक रेक्टेंगल वाला स्किप भी करोगे तो चलेगा। एग्जाम में हमें एग्जाम्पल से मतलब है ना, एग्जाम में एग्जाम्पल से मतलब है बेसिकली ओओपी के अंदर। तो आपको सिंपल एक क्लास बना के दिखाना है, उसकी डिराइव्ड क्लास हमें बना देनी है। हमेशा याद रखो जो हमारा बेस क्लास है उसमें जो फंक्शन है हमारा, उसको हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना है, और दूसरा जहां पर हम उसी सेम फंक्शन को ओवरराइड करेंगे तो उसके लिए ओवरराइड फंक्शन को हमें यूज करना है, मतलब ओवरराइड कीवर्ड को हमें यूज करना है बेसिकली। एंड यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज करके हमें क्या करना है, उनको फेच करना है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस। अब शेप क्लास में मैंने आपको बता दिया एवरीथिंग व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या डिफरेंस है। कंपाइल टाइम बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपली हमारे जो हम आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो पैरामीटर्स हम दे रहे हैं उसी से हमारा जो कंपाइलर है वो समझ जा रहा है कि मुझे कौन से फंक्शन को जाके रन करना है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम। अब ये है रन टाइम। रन टाइम मतलब क्या, कि हम डायरेक्टली उसी वक्त बता रहे हैं कि ये वर्चुअल फंक्शन है एंड ये क्या है, हमारा ओवरराइडिंग फंक्शन है बेसिकली। तो इस हिसाब से हमारा जो कोड है वो रन होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड है हमारा रन टाइम, लेकिन कुछ भी नहीं, जो अभी वर्चुअल फंक्शन है इसके अंदर जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दैट इज इनफ, ओके। कंपाइल टाइम में हमने देख लिया फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो गाइस ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ पावरफुल फीचर of C++ that allows you to redefine how operators work with the user defined data types, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे अब वो प्लस का ऑपरेशन और क्या रखना चाहते हैं हम खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन ओवरलोड द एडिशन प्लस टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कस्टम क्लास, ठीक है। ऑपरेटर्स देखो कितने सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ओवरलोड हो सकते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग अलाउज यू टू राइट कोड दैट इज मोर नेचुरल एंड readable. It provides a way to make your classes more intuitive and user friendly. इसके benefits क्या क्या हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। improved readability है, enhanced expressiveness है, code reusability है। benefits of operator overloading comes that times you can understand this thing, okay। तो basically हमें इसको यूज क्यों करना है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो नॉर्मली ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस होता है, दीज आर डिफाइंड ओनली फॉर बिल्ट इन फंक्शंस, है ना, बिल्ट इन टाइम्स। जैसे कि इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली इन ऑपरेटर्स का यूज वहीं पे होता है। बट इफ यू हैव अ कस्टम क्लास लाइक आपके पास है कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, तो कंपाइलर वोंट नो हाउ टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली एडिशन नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन अलग होता है ना। सो बाय ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर you can define how objects of that class should behave when added together। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया प्लस ऑपरेटर का, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कोड के अंदर। एंड गाइज यही आपके लिए अगर आपका प्रैक्टिकल है तो उसके अंदर भी यूजफुल है। उसमें भी हमें क्या करना है, प्लस को ओवरलोड करना है, मल्टीप्लाई को हमें सीन वाला जो हमारा ऑपरेटर है, मतलब जो है सिंबल उसको, एंड देन सी आउट वाला सिंबल, तो बेसिकली उनको करना है, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल्स को आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली यू कैन टेल मी। नाउ अब हम देखने वाले हैं बेसिकली ओवरलोड, जो किसका करेंगे हम, प्लस ऑपरेटर का करेंगे, ठीक है। जस्ट मेक अ बॉयलर प्लेट कोड ओवर हियर। नाउ अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम बनाएंगे क्लास, ठीक है, क्लास लेट्स से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्लास हमने क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हम पब्लिक स्पेसिफायर यहाँ पे बनाएंगे, लेट्स से यहाँ पर आ गया हमारा पब्लिक, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डबल इंट की जगह लेट्स से राइट यहाँ पर रियल, मतलब इंटीजर आई वांट यूज टू राइट, ठीक है, रियल लिखते हैं यहाँ पर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड डबल में लिखते हैं imaginary, okay। so this is the thing where we have defined the two parts of our complex number। now इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है सबको पता है, to initialize
ओके। सो बेसिकली यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ डबल r इज इक्वल टू 0, ठीक है, डबल r इज इक्वल टू 0, और हम डबल एक क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो i है दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना है ओवरलोड, सॉरी ओवरलोड नहीं, वी जस्ट हैव टू डिफाइन कि ये r क्या है और ये i क्या है। तो हमारा जो r है वो क्या है, हमारे रियल वैल्यू के लिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज है वो कैसा है, आपके i, ठीक है। सो दैट इज ऑल। एंड यहाँ पर हम दे सकते हैं लाइक दिस, ओके। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ओवरलोड, किसको, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनो क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के लिए भी यूजफुल है। तो ये क्या है, प्लस ऑपरेटर। तो देखो एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जिसको आपको हमेशा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर याद रखना है। समझ में आ गया। तो वो क्या है, बेसिकली पहले आप अपने क्लास का नाम लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो ऑपरेटर कीवर्ड, समझ में आ गया, ऑपरेटर। अब आप क्या करते हो, अब आप उस ऑपरेटर को लिखते हो जिसको आपको ओवरलोड करना है, जैसे मुझे करना है प्लस को, ठीक है। पहले क्या किया हमने, लिखा पहले कॉम्प्लेक्स, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा ऑपरेटर, जो कि क्या है मतलब बेसिकली हमें जिस ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर कर लिया हमने प्लस, अब हम क्या देंगे, पैरेंथेसिस देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट, उसके बाद हम नाम देंगे हमारे किसका, हमारे क्लास का, ओके। उसके बाद हम बाय रेफरेंस उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे, ठीक है। जब हम ये कर देंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो हट गया। क्यों, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, ये है हमारा ओवरलोडिंग पार्ट, ठीक है। यह है हमारा ओवरलोडिंग पार्ट। तो बेसिकली क्या ओवरलोडिंग करनी है वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो जैसे कि हमें पहले हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स एक टेम्प हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, टेम्प। अब ये टेम्प क्या है, हमारा टेम्पररी, हम इसको समझ सकते हैं। तो टेम्पररी डॉट रियल जो है, इसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। इसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर हो रही होगी, है ना, रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल। अब ये जो रियल होगा वो कौन सा रियल होगा, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें समझना है कि ये कौन सा रियल है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें दिस पॉइंटर का यूज करना होगा। तो दिस पॉइंटर का हमने यूज किया एंड वी हैव टू से दैट ये क्या है, रियल है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्लस, ओके। उसके बाद हम देंगे क्या, ऑब्जेक्ट डॉट रियल। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट रियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ऐड हो जाएंगे हमारे रियल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि जो रियल प्रेजेंट है उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट रियल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया टेम्प डॉट रियल के अंदर स्टोर। उसके बाद हम सिमिलर पैटर्न के अंदर क्या करेंगे, सिमिलर पैटर्न के अंदर इसको कर देंगे फॉर इमेजिनरी, फॉर इमेजिनरी। तो यही चीज होगी ना, दिस एंड यहाँ पर आ जाएगा क्या, इमेजिनरी एंड ऑब्जेक्ट डॉट इमेजिनरी, है ना। तो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमारे इमेजिनरी पार्ट्स को। क्लियर है। अब हम क्या करवाएंगे, हमने ये जो टेम्प बनाया है इसको हम करवा देंगे रिटर्न। समझ में आ गया, इसको हम रिटर्न करवा देंगे एज अ रिजल्ट। अब इसको हमें प्रिंट भी करवाना है ना, तो प्रिंट करवाने के लिए हमें डिस्प्ले फंक्शन एक और क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से क्लास के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं void display, ओके, void display एंड लेट्स मेक इट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सी आउट, सी आउट। अब हम क्या कर रहे हैं, रियल वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमें पता है कि हमेशा रियल के बाद क्या आता है, प्लस आता है, तो वो हमने यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद ये जो प्लस है, अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा ओवरलोडेड फंक्शन। क्या है हमारा, ओवरलोडेड फंक्शन। बेसिकली यहाँ पर आपका आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए हमें इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट के बाद हम डेफिनेटली लिख रहे होते हैं आयोटा, राइट। बस इसके अंदर आ जाएगा हमारा एंगल। सो दिस इज नथिंग बट फॉर द डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पर जाके हमारी जो पूरी क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं एंड मेन फंक्शन के अंदर आके पहले तो हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो लेट्स से C1 एक ऑब्जेक्ट है एंड उसके अंदर हम वैल्यू देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से। अब जैसे कि हमने क्या डिफाइन किया है, हमने बेसिकली डबल डिफाइन किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर लेट्स से हम 3.0 ले लेते हैं और ले लेते हैं 2.5, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलर पैटर्न के अंदर हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं दे रही हूँ 1.5,
ठीक है, और यहाँ पर मैं दे रही हूँ 4.5, समझ में आ गया। तो दिस इज नथिंग, दिस देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, ये है हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड ये है आपका सेकेंड, ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ओवरलोडेड ऑपरेटर को यूज, हमारा जो प्लस ओवरलोडेड ऑपरेटर है उसको यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स, पर लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे, हम एक C3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब ऐड जो कर रहे हैं ना हम, ये यहाँ पे जो हमने यूज किया ये वाला ऐड, ये हमारा ओवरलोडेड ऐड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूज ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर, ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर। सो दिस इज नथिंग बट दिस थिंग। अब हम क्या करवा देंगे, सी आउट करवाएंगे। तो बेसिकली हम C1 को भी प्रिंट करवा सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो C1 को अगर हमने प्रिंट कराया तो वी कैन प्रिंट लाइक दिस, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा फंक्शन है बेसिकली। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे हमारे सी आउट को, सॉरी C2 को, यहाँ पर आ जाएगा C2 बेसिकली, यहाँ पे एंड आएगा यहाँ पे C1 डॉट डिस्प्ले, C2 डॉट डिस्प्ले, राइट, C2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने C1 और C2 को जो है डिस्प्ले करवा दिया। मेन जो काम है वो है हमें एडिशन शो करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, C3 विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं, ऐसे इस टाइप में प्रिंट करवा रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, या फिर आप C3 को भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। सो नाउ द कोड इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। अब देखो, अब हमारा जो रियल पार्ट है वो हो जाएगा ऐड, और जो हमारा इमेजिनरी वाला पार्ट है वो हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लेना। सो यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, 3 प्लस 2.5 आए, और यहाँ पर है 1.5 प्लस 4.5 आए। तो जब C1 और C2 हुआ तो ये 3 और 1.5 जो है ये ऐड हो जाएगा, जो कि मिलेगा मुझे 4.5, और ये 5 और ये 4.5 जब ऐड हो जाएगा, ये 5 सॉरी ये 2.5, ओके, ये 2.5 है, प्लस 4.5 जब ऐड हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 7। सो दिस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हम रियल पार्ट को ऐड करेंगे और हमारे इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। तो बेसिकली आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे ही अब सिमिलर पैटर्न के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए, हर जगह मल्टीप्लीकेशन साइन यूज कर लो, एंड देन अगर आपको माइनस का करना है तो माइनस के लिए कर दो। सो दैट इज ऑल द थिंग विच यू हैव टू डू इन दिस, ओके। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स क्लास को क्रिएट किया, उसके अंदर हमने दो हमारे वैल्यूज दे दी, लेट से रियल और इमेजिनरी। अगर आप चाहो तो सिंपली इनको इंटीजर रख सकते हो, आप अगर इंटीजर रख दोगे तो बेसिकली और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल फंक्शन देखें तो यहाँ पर हमने कर लिया हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट, ठीक है, जिसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया R को और I को, और इनको हमने पास कर दिया रियल और इमेजिनरी में। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। तो बस इस वाले स्टेटमेंट को आप याद रख लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपको मार्क्स देके चला जा सकता है अगर आपने अपना कोड रॉन्ग भी लिखा है तो, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने लिखा हमारे क्लास का नाम, उसके बाद हमने यूज किया कीवर्ड ऑपरेटर, जो कि हमारा क्या है, ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस ऑपरेटर को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे जिसको हमें ओवरलोड करवाना है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्या है, ये सिंटैक्स है, ओके। अब उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे कांस्टेंट, उसके बाद क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स और एम्परसेट देंगे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये एम्परसेट हमने क्यों दिया गाइस, मैं बार बार आपको बताती हूँ, ये है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस अगर है, इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमने रेफरेंस यूज किया। अगर उस ऑब्जेक्ट को हम डेफिनेटली रिटर्न करवाना होता है या कुछ भी सिंपल प्रिंट करवाना होता है, उसमें हमें मॉडिफिकेशन नहीं करनी होती, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस यूज नहीं करके कॉल बाय वैल्यू यानी सिंपल यहाँ पर इस एम्परसेट को निकाल देते, है ना। तो ये होता है इसका यूज। तो दैट इज नथिंग बट द थिंग, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, यहाँ पर दोनों को सी आउट सीन करवा दिया, बेसिकली डिस्प्ले करवा दिया। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव डन ओवर हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। नाउ अब आप सेम फंक्शन में आपको मतलब आप प्लीज अभी पॉज करो। नाउ लेट्स नाउ डू फॉर व्हाट, योर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आप मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करना, एंड डेफिनेटली यू कैन ट्राई एज पर योर
need. Now let's move on to overloading unary operators. ठीक है, तो unary operators क्या होते हैं? Unary operators are operators that operate on a single operand. Single operand का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने आई थिंक सो लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेटा कन्वर्जन है डायरेक्टली, ओके इट इज नॉट हियर. सो बेसिकली हम समझ लेते हैं ऑपरेटर, ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स. ठीक है, तो मैं आपको इन नोट्स में भी दिखा देती हूँ, काम करती हूँ. ये कौन सा पेज है? 10th है ना. दिस इज द यूनरी. ओके, तो ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स है. तो यूनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, सच एज आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया. सो ओवरलोडिंग दीज यूनरी ऑपरेटर्स दिस अलाउज कस्टमाइजिंग देयर बिहेवियर फॉर यूजर डिफाइन. ठीक है, देखो बहुत ज्यादा छोटे से कोड्स हैं इनके. ठीक है, मतलब आप अच्छे से समझ लो एंड अच्छे से आपका ये हो जाएगा. बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स जितने ही इसके अंदर है ओवरलोडिंग के अंदर. तो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज दैट ऑपरेट ऑन सिंगल ऑपरेंड, जैसे कि माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया. तो दिस मीन्स डिफाइनिंग हाउ दिस ऑपरेटर्स विल बिहेव व्हेन यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. ठीक है, कॉमन यूनरी ऑपरेटर्स कौन से? हमारा यूनरी माइनस जो कि नेगेट करता है वैल्यू को, इंक्रीमेंट है, देन आपका डिक्रीमेंट भी है. सो यू कैन ओवरलोड दीज ऑपरेटर्स फॉर योर ओन कस्टम क्लासेस जस्ट लाइक यू डू विद द बेसिक टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो अगर हमें ओवरलोडिंग देखना है लाइक फॉर द यूनरी ऑपरेटर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द कोड. ओके, बेसिकली जो अभी हमने कोड लिखा था हमारे पॉलीमॉर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, ओवरलोडिंग के लिए सेम कोड वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, अब हमें क्या करना है मैं बेसिकली आपको बता दूं. तो हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जिसके अंदर हम माइनस को जो है वो ओवरलोड करेंगे. जैसे कि यूनरी ऑपरेटर का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेट करेंगे. इसका मतलब अगर 3+4 है तो हम उसको -3 -4i कर देंगे. समझ में आया? यानी कि अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे. तो ये चीज अगर हमें इस चीज से परफॉर्म करनी है तो बेसिकली सारा कोड हमारा ऐसे ही रहेगा. जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है हमारा ओवरलोड फंक्शन, इसके अंदर क्या करेंगे, तो बेसिकली वही हमारा सिंटैक्स जैसी है, कॉम्प्लेक्स है ना. कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर हम लिख रहे होते हैं क्या, ऑपरेटर. ठीक है, उसके बाद हमें ऑपरेटर देना होता है जो कि है मेरा माइनस, है ना. उसके बाद हम क्या देते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं एंड उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर. यहाँ पर कांस्टेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स जस्ट राइट ओवर हियर, अरे यार, रिटर्न. ठीक है, रिटर्न. तो बेसिकली रिटर्न के अंदर हम क्या करवा देंगे, हम सिंपल यहाँ पर हमारी जो क्लास है उसको यहाँ पे पास कर देंगे एंड यहाँ पर माइनस रियल और कॉमा करके माइनस इमेजिनरी जो है उसको करवा देंगे प्रिंट. समझ में आया कि यहाँ पे क्या किया ओवरलोडिंग के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर रिटर्न किया हमने नेगेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर को. रिटर्न नेगेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ में आ गया? सो दिस इज द थिंग ओवर हियर. एंड यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऑपरेटर को यहाँ पर आप कह सकते हो हमने माइनस ऑपरेटर यानी कि यूनरी माइनस ऑपरेटर को यूज किया ताकि हम नेगेट कर पाए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. बेसिकली इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है एंड ये सब ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें बेसिकली हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ही यहाँ पे प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया हमारा कॉन्स्टेंट. नाउ लेट्स सी, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं लेट्स से यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -4.5. एक ही हमें पास करना है. ठीक है, एक ही पास करना है यहाँ पे. और एक क्या करते हैं, मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं बेसिकली. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल एक कॉम्प्लेक्स C1 जो है उसको क्रिएट किया जो कि है हमारा ओरिजिनल 1. ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख लो क्या, ओरिजिनल. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको उसका नेगेशन जो है वो डिक्लेयर करना है, डिस्प्ले करवाना है बेसिकली. तो आप क्या करोगे, एक और कॉम्प्लेक्स जो है आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर यहाँ पर आप ऐसे कुछ लिखोगे क्या, नहीं, सिंपल उसके अंदर पास कर दो क्या, -C1. ठीक है, -C1. बस ये माइनस क्या है, हमारा ओवरलोडेड यूनरी माइनस ऑपरेटर है. समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमने C1 को करवा देंगे डिस्प्ले और यहाँ पर C2 को करवा देंगे डिस्प्ले गाइस. तो आपको बहुत मजा आएगा. यहाँ पे जैसे कि अभी क्या है आउट मेरा यहाँ पे 3 -2.5 होगा, है ना. अब यहाँ पर मिल जाएगा मुझे क्या, माइनस.
देखो जब मैं इसको करवाऊंगी रन, तो देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये माइनस है एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस 2.5 आए। बेसिकली ये क्या किया इसने यहाँ पर हमारा ओवरलोड हो गया, यानी कि रुको यहाँ पे ये जो C2 है इसको हम क्या प्रिंट करवाएंगे, बेसिकली इस C2 को हम प्रिंट करवाएंगे माइनस C1, क्योंकि C2 एज सच हमारे पास कोई है क्या, नहीं है, हमने सिंपल माइनस कराया उसको एंड डेफिनेटली वी गॉट द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या किया हमने, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, जस्ट यहाँ पर माइनस किया ऑपरेटर को एंड यहाँ पर माइनस रियल माइनस इमेजिनरी कर दिया। तो क्या किया इसने, नेगेट किया बोथ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी हमारा क्या था, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये माइनस था तो हमें एट द एंड क्या मिला, प्लस ही मिला ना। एट द एंड क्या मिला, देखो रन करके आई एम शोइंग यू अगेन, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस था, तो जब ये माइनस और इसके अंदर हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बेसिकली हमने नेगेट ही किया ना इसको। तो मेन फंक्शन में हमने क्रिएट किया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट C1 को, फिर हमने यूज किया ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर टू क्रिएट C2 which is the negation of C1. Now we displayed both the C1 and C2. So this example shows how unary operators can be overloaded to provide intuitive operations on the objects. So I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसा ही है आपका क्या दूसरा, क्या है दूसरा, अब ये दूसरा है आपका बाइनरी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर से आपको करना है ओवरलोड। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है। नाउ लेट मी टेल यू कि आप अगर बाइनरी करोगे तो उसके अंदर कैसे करोगे। So here overloading binary operators. So operators basically क्या है, और these binary operators are operators that operate on two operands, जैसे कि प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो गया। ठीक है, so overloading the binary operators it allows defining how objects of user defined types interact with each other or with the built-in types using these operators. So ये ऑपरेट करते हैं ये ऑल फंक्शंस के अंदर। नाउ यहाँ पर एग्जांपल में if we have a complex class representing complex numbers, we can overload the plus operator to add two complex numbers. तो जो कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, है ना, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वही सेम आपका क्या है, आपका एग्जांपल है फॉर योर बाइनरी ऑपरेटर। तो आपको कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं करना है। आप क्या कर लो, जो हमने यहाँ पे पहले किया था ना, हाँ, तो ये जो है ना, जो हमारा पहले हमने बनाया था, यही क्या है, आपका बाइनरी ऑपरेटर है। ये मतलब अपने जो ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर हमने देखा वो यही है। क्यों, क्योंकि हमने सीधा सिंपल यहाँ पे सिंपल हमारा जो प्लस है उसको ओवरलोड कर दिया, और यही प्लस क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। तो बस सिंपल, तो इसके लिए तो वापस से कोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो यूनरी है, आई थिंक आपको उसका आइडिया समझ में आ गया होगा, और जो बाइनरी है उसका भी आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको हार्ड मत समझो। ट्राई टू डू द सेम थिंग जो कि अभी हमने प्लस में देखी, आप उसको माइनस में करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट कॉन्फिडेंस अबाउट इट। ठीक है, तो बेसिकली की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं फॉर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हमने यहाँ पे देखा, तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है ऑन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, तो दो ऑपरेंड्स होंगे तभी जाके ये वर्क करेगा। अब द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन टिपिकली टेक्स वन पैरामीटर, यानी कि जो सेकंड ऑपरेंड है वो, while the first operand is the object that calls the function. ओके, जैसे कि हमने C1 को और C2 को देखा। अब द ऑपरेटर कीवर्ड इज फॉलोड बाय द ऑपरेटर यू वांट टू ओवरलोड, यानी कि जैसे हमने बताया मैंने क्या यहाँ पर, जैसे कि ये है ऑपरेटर, ये क्या है, ये आपका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको ये बिल्ट इन कीवर्ड है ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम फॉलो यूज कर रहे हैं फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट यू हैव टू यूज द फंक्शन शुड रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे पास रिटर्न होना चाहिए एक न्यू ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन बेसिकली। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना देखा, लेट्स जस्ट समराइज द थिंग। तो सॉरी, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है इन C++, इट एनहांसेस द फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी आप कह सकते हो कोड का। So by allowing objects to be treated as instance of their parent class and by enabling operators to work intuitively with user defined types, मतलब एक recap अभी हम देख लेंगे। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखे, क्या टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के वो देखे। कौन से टाइप्स हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो भी दोनों भी हमने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद क्या है, रन टाइम है, जो कि है इनहेरिटेंस विद द वर्चुअल फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ गया। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग देखा और ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स एंड ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स देखा, है ना। तो ओवरलोडिंग के अंदर हमने देखा बेसिकली कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो डिफरेंशिएट कैसे होता है फ्रॉम द फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है ओवरलोडिंग प्लस और मल्टीप्लीकेशन और एनी अदर ऑपरेटर्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स क्लास, ठीक है। उसके बाद ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स के लिए देखो, यूनरी और बाइनरी में सिर्फ आप एग्जांपल्स याद रखो कि कौन से यूनरी ऑपरेटर्स हैं, कौन से बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बस उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। जैसे कि यूनरी तो माइनस ऑपरेटर हो जाता है, बाइनरी में देखें तो प्लस हो जाएगा, इक्वल इक्वल टू हो जाएगा। सो दैट इज ऑल द थिंग। सो दिस इज द कंप्लीट समरी विच वी हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है बेसिकली सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा बचता है डेटा कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग है हमारे पास, इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट टाइप कास्टिंग। फिर हमें पिटफॉल्स देखना है ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड कन्वर्जन। उसके बाद हम लास्ट देख लेंगे हमारे कीवर्ड्स एक्सप्लीसिट एंड म्यूटेबल, ठीक है, म्यूटेबल कीवर्ड। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड हाँ, इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद जो पॉइंटर्स वाला है ना वो भी हम देख ही लेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी डेटा कन्वर्जन, ठीक है। तो डेटा कन्वर्जन क्या है, ये कुछ नहीं, एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। डेटा टाइप क्या होते हैं, वही जो अभी हमने पढ़े, लाइक इंटीजर पढ़ रहे हैं हम, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर वगैरह। तो एक डेटा टाइप को अलग मतलब दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने को ही डेटा कन्वर्जन बोलते हैं। बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज मुझे इंटीजर को फ्लोट बनाना है या फ्लोट को मुझे इंटीजर बनाना है, so this is nothing but data conversion, okay। so this can be done either implicitly, implicitly का मतलब क्या है, implicit और explicit, ये दो होते हैं। तो implicit का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कंपाइलर ही उसको समझ जाता है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या क्या है, मतलब कंपाइलर ही अपने हिसाब से क्या कर लेता है, उसको डेटा कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट भी होता है। एक्सप्लिसिट मतलब क्या, हम जो कि प्रोग्रामर है हम डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर कन्वर्जन को। समझ में आया? नाउ रीड दिस। सो डेटा कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। सो दिस कैन बी डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ओके, और बाय अ प्रोग्रामर डिफाइंड कन्वर्जन विच इज नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। सो टाइप कास्टिंग के अंदर आगे अभी हम ये देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम कोड में करके देखेंगे जिसमें हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होंगे फ्लोट वेरिएबल को इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो नाउ लेट्स मेक अ न्यू फाइल ओवर हियर। बेसिकली अब आपको क्या करना है, ठीक है, वही हमारा जो C++ का कोड है। नाउ आफ्टर कमिंग इन मेन फंक्शन, यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। जैसे हम डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को, है ना। सपोज मेरे पास है फ्लोट एंड मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम डिफाइन करते हैं, तो लेट्स से फ्लोट f मैंने डिफाइन किया विच इज नथिंग बट 3.14 लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये एक फ्लोट वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक इंट i क्रिएट करूंगी एंड उसके अंदर इस f को जो है मैं असाइन कर दूंगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये किया हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। समझ में आ गया? तो ये इम्प्लिसिट हमने किया। अब आप चाहो तो सी आउट करके देख सकते हो, सी आउट फ्लोट वैल्यू, ठीक है, फ्लोट वैल्यू। एंड यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, बेसिकली f को पास करेंगे, ओके। एंड सिमिलरली सी आउट करवा देंगे इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू बेसिकली। एंड यहाँ पे वी विल गिव व्हाट i, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें अब क्या आता है आंसर। तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए जो हमारा फ्लोट वैल्यू 3.14 और इंटीजर वैल्यू 3। तो ऐसे होता है कन्वर्जन। ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्लिसिटली, ठीक है। इस एग्जांपल में f फ्लोट था एंड व्हेन इट इज असाइंड टू i, देखो यहाँ पे when it is assigned to i single, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो डिस्कार्ड हो गया, है ना, ड्यूरिंग द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। सो दैट इज द ओनली थिंग विच हैपेंड ओवर हियर एंड दिस इज नथिंग बट इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग, जिसके अंदर आपको एक्सप्लिसिट का समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके डेटा कन्वर्जन के अंदर हम टाइप कास्टिंग, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर भी लिखा है, टाइप कास्टिंग होती है हमारी। वही टाइप कास्टिंग का मतलब भी यही होता है, डेटा टाइप को डिफरेंट डेटा टाइप्स में
कन्वर्ट करना। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग कैसे होती है वो अभी हमने देख ली, ठीक है। इंटीजर टू फ्लोट कर सकते हो, फ्लोट टू इंटीजर कर सकते हो, आप कैरेक्टर के अंदर भी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना था, जस्ट असाइन कर देना था उसको उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में, है ना। तो ये हमने किया किसके हेल्प से, इम्प्लिसिट कास्टिंग विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग करेंगे। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग करने का थोड़ा सा मेथड अलग है, जस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें हम खुद डिफाइन करेंगे द टाइप कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली टू अवॉइड अनवांटेड डेटा लॉस और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। समझ में आ गया, जो कि हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली होगा क्या, नहीं। कंपाइलर करेगा क्या, नहीं। बेसिकली प्रोग्रामर विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड बहुत ज्यादा सिंपल है, लेट मी शो यू, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर हटा देते हैं ना। अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, अब हमें वही करना है, ठीक है। फ्लोट टू इंट ही इंटीजर ही हमें करना है। तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फ्लोट डिफाइन किया जो कि है 3.14। अब हम क्या किया, मैंने यहाँ पर आई डिफाइन किया, ठीक है। अब जस्ट मुझे यहाँ पर फ्लोट नहीं, एफ डायरेक्ट पास नहीं करना है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगी इंटीजर एंड देन पास करूंगी मेरा एफ। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब जब आप इसको रन करके देखोगे ना तो आपको वही आंसर आएगा जो कि अभी हमने देखा बेसिकली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3.14 और 3, ठीक है। तो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया, एक्सप्लिसिटली इसको अरेंज किया है एंड एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट किया है। तो एक्सप्लिसिट के लिए सिर्फ इतना आप याद रखोगे एंड इम्प्लिसिट के लिए सिंपल आप इतना जो पार्ट है इसको रिमूव कर दोगे। समझ में आ गया कितना ज्यादा बेसिकली एंड कितना ज्यादा हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप कास्टिंग के ऊपर हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन यही था कि फ्लोट वेरिएबल जो है हमारा वो एक्सप्लिसिटली हमने कैसे कन्वर्ट किया, जस्ट बाय यूजिंग इंटीजर कीवर्ड in the parenthesis and then just passing the variable whereas float variable is stored. Okay, that's it. अब आपको क्या है डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली आप फीचर्स के अंदर लिख सकते हो, जैसे अभी तक हमने समझ लिया क्या डिफरेंस है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर। तो जैसे कि हाउ डज इट वर्क, ओके, और व्हाई दिस कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड और हु डज दिस कन्वर्जन, राइट। जैसे कि हम पहले लिख सकते हैं इम्प्लिसिट जो है ये कौन करता है, कंपाइलर करता है ऑटोमेटिकली खुद से, है ना, कन्वर्ट करता है टाइप्स को इनसाइड, मतलब खुद ही करता है कंपाइलर, हम कुछ करते हैं क्या, नहीं। एक्सप्लिसिट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम कि प्रोग्रामर जो है वो मैनुअली करता है ना, मैनुअली स्पेसिफाई करता है कन्वर्जन को। सेफ्टी देखेंगे तो इम्प्लिसिट के अंदर ज्यादा हम सेफ हैं, क्यों, बिकॉज ये यूजुअली कन्वर्ट करता है स्मॉलर को लार्जर डेटा टाइप में, यानी कि डेटा लॉस की यहाँ पर बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अब एक्सप्लिसिट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इट कैन बी अनसेफ, व्हाई, बिकॉज हम लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली डेटा लॉस की यहाँ पर चांसेस होते हैं, ठीक है। सिंटैक्स की बात करें तो इम्प्लिसिट के लिए कोई भी बेसिकली ऐसा स्पेसिफिक सिंटैक्स है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट असाइन कर रहे हैं वैल्यूज को। एक्सप्लिसिट के अंदर एक आप क्या कह सकते हो, पैरेंथेसिस के अंदर आप टाइप मेंशन करते हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने किया था, ये जस्ट आप सिंटैक्स के अंदर इसको दे सकते हो एंड दैट इज ओनली द थिंग व्हिच वी यूज टू स्पेसिफाई द न्यू डेटा टाइप। व्हेन टू यूज, तो इम्प्लिसिट जो है हम तब यूज करते हैं व्हेन कन्वर्जन्स आर सिंपल एंड दे डोंट कॉज एनी डेटा लॉस, लाइक आप इंटीजर टू फ्लोट कर रहे हो, है ना, इंटीजर टू फ्लोट करने के अंदर कोई डेटा लॉस नहीं है। अब एक्सप्लिसिट कब यूज होता है, इट इज यूज्ड व्हेन कंट्रोल ओवर कन्वर्जन इज नीडेड, है ना, और व्हेन कन्वर्टिंग टाइप्स दैट कैन कॉज डेटा लॉस, एग्जांपल फ्लोट टू इंटीजर कर रहे हो आप, ठीक है। सो दैट इज ओनली द थिंग एंड आप डिफरेंस के अंदर और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, नोट्स के अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल। नाउ लेट्स जस्ट गो इनटू द सिलेबस एंड सी हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया है। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देन यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स का भी हमने ओवरलोडिंग देख लिया, डेटा कन्वर्जन हमने देख लिया, टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट के अंदर देख ली। Now let's just see what is the pitfalls of operator overloading. Pitfalls मतलब क्या, disadvantages आप कह सकते हो या फिर challenges आप कह सकते हो for operator overloading, ठीक है। तो बेसिकली आप नोट्स के अंदर देख लेते हैं। तो दो चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड टाइप कन्वर्जन शुड बी यूज्ड विद द कॉशन एज दे कैन इंट्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कि एम्बिग्यूटी हो सकती है,
एम्बिग्यूटी के बारे में हमने पढ़ा है यूनिट 2 के अंदर ही, है ना। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकती हैं, यानी कि कंपाइलर बेसिकली कंफ्यूज हो सकता है कि हमें कौन से ऑपरेटर को कहाँ पे कैसे यूज करना है ना। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में तो प्रोग्रामर यानी कि आप ही अभी बहुत कंफ्यूज हो गए बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हो क्या रहा है। तो वही चीज कंपाइलर भी उसके अंदर कंफ्यूज हो सकता है। तो बेसिकली दिस कैन हैपन। सो ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स फॉर टू मैनी डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन कॉज एम्बिग्यूटी इन द कोड, है ना। अगर हम ज्यादा ऑपरेटर्स के लिए उस पर्टिकुलर डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज कर रहे हैं तो बेसिकली एम्बिग्यूटी होना पॉसिबल है। देन अनइंटेंडेड कन्वर्जन, अनइंटेंडेड कन्वर्जन के अंदर implicit conversions can lead to loss of data or incorrect results, especially when overloading operators for the classes। यानी कि क्लासेस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते वक्त अगर हम implicit conversions कर रहे हैं so it can lead to loss of data और incorrect results। समझ में आ गया। एक एग्जांपल आप देख सकते हो अनइंटेंडेड कन्वर्जन का। बेसिकली हमने इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस, एक क्लास हमने क्रिएट करी है। देखो ये है आपका पूरा एग्जांपल। एक क्लास हमने टेस्टलेट से उसको क्रिएट किया है ना। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक में हमारा एक्स वेरिएबल है। अब हमने क्या किया कंस्ट्रक्टर में जैसे हम अभी तक करते आए हमने वैसे ही यहाँ पर पास किया इंट आई एंड उसके अंदर हमने एक्स आई दे दिया। नाउ ऑपरेटर क्या किया हमने, देखो ऑपरेटर इंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम इंटीजर को, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर को। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्लिसिटली हम क्लास के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली अब अगर हम एक्स को रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा। देखो यहाँ पर टी को अगर हम इंट आई में आप देखो इसके अंदर असाइन करके एंड यहाँ पर हमने 5 वैल्यू को पास किया है तो वैल्यू ऑफ आई क्या निकल के आएगी, तो आउटपुट हमारे पास तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्जांपल में क्या हुआ, implicit conversion works fine but such implicit conversions can lead to confusion और unwanted behavior which can be a pitfall। ठीक है, तो यहाँ पर unwanted behavior हो सकता है। क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ पर देखो इंटीजर हमने देखा था इसके अंदर हमने xi को पास कर दिया तो बेसिकली जो हमने पास किया था वही हमें रिटर्न होके आ गया एक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो दैट इज ओनली द थिंग। एंड ये आप बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हो कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक कुछ ऐसी आप कह सकते हो एम्बिग्यूटीज वगैरह। तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स आप खुद से और ऐड कर सकते हो तो करो, बट दिस मच इज enough। okay, so that is all about the pitfalls of operator overloading। now just we have the next topic, that is the keywords explicit and mutable। तो बहुत ज्यादा सिंपल है ना, मैं आपको बहुत इजीली इसको समझाती हूँ। एक्सप्लिसिट और म्यूटेबल इन दोनों को हमें समझना है। ठीक है, बेसिकली एक्सप्लिसिट कीवर्ड का यूज कब होता है, जब हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना है जो टाइप ऑफ कन्वर्जन हमने किया है फॉर डेटा टाइप्स। तो जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना तो उस वेरिएबल को जैसे इंट एक्स हमने डिक्लेयर किया है तो उस इंट से पहले हमें एक्सप्लिसिट कीवर्ड का यूज कर लेना होता है। दैट इज ओनली द थिंग विच वी डू। ओके, एंड वैसे ही हम म्यूटेबल का भी यूज करते हैं। तो जस्ट लेट्स गो ऑन टू द VS कोड एंड लेट्स जस्ट सी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना बॉयलर प्लेट कोड एंड नाउ लेट्स जस्ट कम ओवर हियर। एंड अब क्या करेंगे हम, बेसिकली क्लास एक क्रिएट करेंगे। जैसे अभी हमने देखा क्लास टेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो बेसिकली हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जैसे कि मैंने क्रिएट किया इंडेक्स। ठीक है, एंड इसको जो है पब्लिक भी कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कर लिया हमने, एक वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दैट्स एक्स। अब हमें क्या करना है, जब हम इसको एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को यूज करने का मतलब पहले कंस्ट्रक्टर ही बना देते हैं। जैसे अभी हमने देखा टेस्ट इंट आई होता है हमारा एंड बेसिकली उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हम पास कर देते हैं एक्स ऑफ आई, है ना, एक्स ऑफ आई को पास कर देते हैं एंड दिस इज नथिंग बट आर कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर को हमें एक्सप्लिसिट देना है तो एक्सप्लिसिट के लिए जस्ट हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, एक्सप्लिसिट कीवर्ड को यूज करना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब अगर हम इसको डिस्प्ले करवाना है तो वी कैन जस्ट गो एंड मेक अप अ फंक्शन फॉर जस्ट डिस्प्लेइंग। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए वी कैन जस्ट सी आउट ओवर हियर एंड यहाँ पर हम दे सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड यहाँ पर क्या पास कर देंगे, एक्स को पास कर देंगे। ठीक है, एंड एल। अब यहाँ पर आके अब आपको
एक्सप्लिसिटली इसको क्या करना है, देखो इम्प्लिसिट कन्वर्जन जब होता था तो हम क्या पास कर सकते थे, इंट टेस्ट t इक्वल टू 10 अगर हम इसको पास करते तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में ये हमें एरर नहीं दिखाता। एक्सप्लिसिट फंक्शंस के अंदर हमें यहाँ पर ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिट कीवर्ड का यूज किया है। अगर मैं इस एक्सप्लिसिट कीवर्ड को यहाँ से निकाल दूं तो बेसिकली ये एरर भी निकल जाएगा, लेकिन अगर हमें एक्सप्लिसिट कीवर्ड का यूज करना है, बेसिकली एक्सप्लिसिट डेटा टाइप के अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लिसिट कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इसको ऐसे जो है हम नहीं करेंगे, क्या ऐसे हम इसको क्या कहते हैं, कॉल नहीं करेंगे बेसिकली। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ एंड नाउ लेट्स जस्ट डिफाइन कि इसको हम कैसे करेंगे। तो जस्ट यू हैव टू से हियर की टेस्ट टी और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वैल्यू चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे पास नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे पास करोगे तो वो उसको इम्प्लिसिट समझेगा और वो इम्प्लिसिट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके ध्यान में आया होगा कि ये जो है ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर है, राइट, कंस्ट्रक्टर है। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल क्यों कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही अपने आप को कॉल करता है ना। हम कभी कंस्ट्रक्टर को या डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते। तो यहाँ पर हमने क्यों कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो इसीलिए हमने कॉल किया क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है। समझ में आ गया, ये हमारा एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर में एंड हम बेसिक जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे हमारा अपना फाइनल आंसर चाहिए, लाइक हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा एंड उसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। सो चलिए दैट्स ऑल द थिंग अबाउट एक्सप्लिसिट। अब म्यूटेबल क्या होता है, तो म्यूटेबल यहाँ पर आप देखो तो म्यूटेबल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ डेटा मेंबर within a class that can be modified even if the object is declared as constant। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। हमें पता है वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट अगर हम बनाते हैं तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो कांस्टेंट को अगर मॉडिफाई करना है तब हम म्यूटेबल कीवर्ड का यूज करके उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर जहां पर हमने एक्सप्लिसिट का यहाँ पर यूज किया है ना, बेसिकली इसको हम हटा देंगे अब, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। एंड जहां पर हमने हमारा वेरिएबल को जो है डिफाइन किया है वहां पर हम लिख देंगे क्या, म्यूटेबल। समझ में आ गया, म्यूटेबल। अब इस म्यूटेबल से क्या होगा, इसको मैं हटा देती हूँ, ये बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्टर ही है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि अब ये म्यूटेबल बन गया, इसका मतलब ये क्या है, इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर लेट्स से एक और हम वॉइड फंक्शन बनाते हैं जो कि है हमारा मॉडिफाई फंक्शन, ठीक है, मॉडिफाई फंक्शन। तो ये मॉडिफाई जो फंक्शन है इसको मैं कांस्टेंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मेरी x की वैल्यू को लेट से 20 दे रही हूँ, ठीक है। यानी कि मेरा यूजर x के अंदर कोई भी वैल्यू दे, कोई भी वैल्यू दे, मेरा जो आंसर होगा यानी कि जो x है उसके अंदर 20 जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी एंड डेफिनेटली एट लास्ट शो मेथड के अंदर मुझे 20 यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, लेट्स से मैं इसको हटा देती हूँ एंड जब हमें इसको कॉल करना है तो टी क्या है हमारा, हम देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको हमें बनाना है कांस्टेंट एंड हमें हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना है। जैसे अभी हमने बनाया था लेट्स से, ऐसे ही हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा, देखो ये टी क्या है, इट इज अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, t is a constant object। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे एंड देन इसको शो करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पास किया, 10 पास किया, हमें आंसर क्या मिलेगा, x हमने क्या मॉडिफाई किया है, 20 मॉडिफाई किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर t डॉट मॉडिफाई फंक्शन को मैं कॉल कर लेती हूँ, मॉडिफाई, एंड देन उसके बाद मैं t डॉट शो फंक्शन को जो है कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये अब मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैंने शो, अभी देखो यहाँ पर मुझे एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर आप होवर करोगे तो देखो द ऑब्जेक्ट हैज टाइप क्वालिफायर्स दैट आर नॉट कंपैटिबल विद द मेंबर फंक्शन। यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट टाइप कांस्टेंट है, इसलिए जैसे मैंने ऊपर कांस्टेंट दिया है मुझे यहाँ पर भी कांस्टेंट देना पड़ेगा, तब जाके ये जो एरर है वो निकल जाएगा। एंड इफ वी जस्ट रन दिस कोड वी विल गेट द आंसर 20। पास किया था 10 एंड मिला है 20, तो बेसिकली क्या हो गया, टाइप कन्वर्ट हो गया, टाइप कन्वर्ट हो गया है ना। एंड हमने क्या किया, इसको बेसिकली मॉडिफाई किया। तो ये जो है म्यूटेबल फंक्शन के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हम बिना म्यूटेबल अगर मैं इसको निकाल दूं तो मुझे यहाँ पर आप देखोगे तो एरर दिख जाएगा,
एरर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अलाउड ही नहीं है ना, अलाउड ही नहीं है। अगर ये म्यूटेबल नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट है ना, एंड इसको हम अलाउ या फिर इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉडिफाई फंक्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कीवर्ड्स भी अभी हमने क्या कर लिया, हमने अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे जो है ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही, देख सकते हैं हम आके सिलेबस में। तो देखो यहाँ तक जो है टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नाम सेम रख रहे हैं, है ना, फंक्शन का नाम हम सेम रख रहे हैं एंड जस्ट उसके अंदर का जो डेटा टाइप है वो हम अलग दे रहे हैं। डेटा टाइप लेट अगर आपने इंट दिया है या फ्लोट दिया है, अगर आप कॉलिंग के अंदर सिर्फ इंटीजर डालोगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, इंटीजर वाला जो आपका फंक्शन है उसको जाके कॉल कर देगा। वैसे ही अगर आप फ्लोट के लिए सेम नाम से अगर फंक्शन बना रहे हो तो फ्लोट आपने अगर वैल्यू उसके अंदर पास किए तो डेफिनेटली वो फ्लोट वाले आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन में जाके उसको कॉल करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। आप वापस से रिवाइंड करके जाके वो एग्जांपल को एक बार नजर मार सकते हो ना। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉइंटर्स टू बेस क्लास अगर हमें देखना है तो गाइज ये तो हमने देखा हुआ है ना। मैंने अभी आपको जो करके दिखाया था, लेट्स से जैसे मैंने आपको रन टाइम के अंदर अभी जो एग्जांपल करके दिखाया था, आई थिंक हमने यहाँ पर देख लेंगे, आई होप होगा यहाँ पे पॉली 2, यस दिस इज द वन। यहाँ पर हमने क्या किया था, वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया था और ओवरराइड का भी यूज किया था। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये किसका एग्जांपल है, ये आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम दिस बोथ यू हैव टू शो, ठीक है। सो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच यू कैन शो। अगर आपको क्वेश्चन इनमें से आता है पॉइंटर्स टू बेस क्लास तो आप इसको दिखा सकते हो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यही दिखाना है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या, वर्चुअल फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन C++, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन C++। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे सो वर्चुअल फंक्शन रन, ये तो चलो बेस क्लास वाला है यहाँ पे। तो वर्चुअल फंक्शन क्या है, इट इज अ मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास दैट कैन बी ओवरराइडन इन द डिराइव्ड क्लास। यानी कि जो वर्चुअल फंक्शन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और वो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है तो हम उसको ओवरराइड कैसे करें, डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। सो द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज टू सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। They ensure the correct function is called for an object regardless of the type of reference or pointer used to invoke them, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो एग्जांपल है, यही एग्जांपल अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली वी हैव अ बेस क्लास डिवाइस रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड टू डिराइव्ड क्लासेस दैट इज स्मार्टफोन और लैपटॉप, ठीक है। हमारी एक बेस क्लास है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हमारे पास दो डिराइव्ड क्लासेस हैं जो कि एक स्मार्टफोन है और क्या है, लैपटॉप है। So each device has a specification function that will be overridden using the concept of virtual functions, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हम वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे अपने ओवरराइड फंक्शन के अंदर जो कि बेसिकली हम डिराइव्ड क्लास के अंदर जाके उसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो ये इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके हम कोड करेंगे एंड यही कोड आपके कहाँ पे है, आपके नोट्स के अंदर है, ठीक है। तो आप जाके उसको देख, अच्छा फोल्डर क्रिएट हो गया क्या, तो फोल्डर नहीं चाहिए, .cpp। चलो यहाँ पे आके बेसिक जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया स्मार्टफोन डिवाइसेस वाला, वही वाला हम करेंगे, ठीक है। जस्ट हमें क्या करना है, वर्चुअल फंक्शन के साथ डील करना है, ठीक है, जो दो डिराइव्ड क्लासेस के अंदर जाके ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली हमारी क्लास लेट से डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस क्लास है हमारी, ओके डिवाइस क्लास है एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक हमारा स्पेसिफायर एंड यस। अब आके यहाँ पर हम वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो कि वर्चुअल फंक्शन होगा हमारे डिस्प्ले करवाने के लिए डिवाइस स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा वर्चुअल एंड यहाँ पर वॉइड, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर हम इसका नाम दे देते हैं स्पेसिफिकेशंस, ओके। तो ये नाम दे दिया मैंने अपने फंक्शन का, ठीक है। तो ये वर्चुअल फंक्शन हमने बेसिकली क्रिएट किया है एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं, जस्ट हम सी आउट करवाएंगे क्या, डिवाइस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे जस्ट इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन वर्चुअल वॉइड स्पेसिफिकेशन वाला फंक्शन एंड इस पर्टिकुलर क्लास में हमें बस इतना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, ये तो बेस क्लास हो गई, अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम दूसरी क्लास में जाएंगे, लेट्स से स्मार्टफोन,
ठीक है, स्मार्टफोन वाली हमने क्लास क्रिएट की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे हमारी बेस क्लास जो कि है डिवाइस, ठीक है, इसको हम कर देंगे इनहेरिट। अब इसके अंदर वापस से मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक क्रिएट कर रही हूँ स्पेसिफायर। और अब मुझे क्या करना है, जो ओवरराइड करना है हमें बेस क्लास का फंक्शन, उसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली वही वॉइड फंक्शन को मैं यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है। क्या है मेरा, स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस है इसका नाम बेसिकली, हाँ करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर इसको ओवरराइड कर देना है। तो यहाँ पर आपको ओवरराइड वाला कीवर्ड जो है उसको यूज करना होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ वाला जो वॉइड फंक्शन हमने क्रिएट किया है जो कि बेस क्लास का है, उसको डिराइव्ड क्लास में आके जो है हमने उसको ओवरराइड कर दिया। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं सी आउट करवा रही हूँ। लेट्स से अगर हमारा स्मार्टफोन है, ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में लिखना है, तो यस स्मार्टफोन है। तो बेसिकली इसके अंदर मैं बताना चाह रही हूँ कि उसकी जो है लेट्स से 8 GB है रैम, ठीक है, बस इतना मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो ये मुझे सिर्फ यहाँ पर सी आउट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये एंडल, यानी कि क्या कर दिया, ये जो डिवाइस स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर लिखना था मैंने उसको ओवरराइड कर दिया, किससे, हमारे स्मार्टफोन एंड ये जो भी मैंने लिखा है इसके अंदर वो। अब सेम चीज को मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये क्लास है तो इनके यहाँ पे सेमीकोलन देना जरूरी है। तो जैसे कि ये स्मार्टफोन है, हमने दूसरी क्लास को क्रिएट किया, लेट्स से लैपटॉप, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डिवाइस बेस क्लास है उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वही सेम ओवरराइड। जस्ट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं लैपटॉप, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है 8 GB की जगह मैं लिख देती हूँ 16 GB। समझ में आ गया। बस अब मेन फंक्शन के अंदर आके बेसिकली हमें मेन काम करना है पॉइंटर टू बेस क्लास, ठीक है, पॉइंटर टू बेस क्लास। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा बेस क्लास है डिवाइस, उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, लेट्स से डिवाइस, ठीक है। एंड उसके लिए हमें करना है पॉइंटर को क्रिएट, तो उसका हम नाम दे देंगे पॉइंटर, ठीक है। तो डिवाइस पॉइंटर अगर है तो यहाँ पर मुझे देना होगा हमारा, इसको हम डी रेफरेंस कर देंगे, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट पॉइंटर टू बेस क्लास, ठीक है, पॉइंटर टू बेस क्लास, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, डिवाइस के लिए एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया हमारी जो बेस क्लास है उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन वाली जो क्लास है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया एंड लेट्स से उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया फोन, ठीक है। और लैपटॉप वाले के लिए एक मैंने क्रिएट किया एंड उसके लिए एक मैंने बना दिया लैपटॉप ही, जो कि उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। रिमेंबर एल जो है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किसकी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, मुझे चाहिए स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस। तो बेसिकली मैंने जो अपनी बेस क्लास के लिए पॉइंटर बनाया था वो क्या पॉइंटर था, हमारा डिवाइस पॉइंटर, है ना। तो उसको मैं यहाँ पर अगर लिख दूं, ठीक है, तो अगर मुझे अब क्या करना है, मुझे पॉइंट करवाना है स्मार्टफोन वाले ऑब्जेक्ट को, तो बेसिकली इक्वल करके मैं यहाँ पर एम्परसेंड दूंगी और मेरा जो स्मार्टफोन वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं यहाँ पर कर दूंगी पास। समझ में आ गया। तो ये क्या करने लगा, ये पॉइंट करने लगा हमारे स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट को, स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गया। सो दैट इज द थिंग विच हैपेंड एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर द लैपटॉप, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा डिवाइस पॉइंटर विच विल बी इक्वल टू एम्परसेंड। अब लैपटॉप के लिए क्या है, हमारा लैपटॉप ही हमारा ऑब्जेक्ट है ना, विथ स्मॉल एल। सो दैट इज द थिंग विच वी डन फॉर व्हाट, द लैपटॉप 1, ठीक है, उसके लिए हमने पॉइंट करवा दिया ऑब्जेक्ट को। अब बेसिकली अगर हमने इसको पॉइंट करवाया है और मुझे अब इसकी स्पेसिफिकेशंस को क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है ना। तो बेसिकली अगर मुझे कॉल करना है हमारे स्मार्टफोन वाली स्पेसिफिकेशंस को और मुझे लैपटॉप 8 GB जो है उसको प्रिंट करवाना है, तो मेरा क्या है फंक्शन, स्पेसिफिकेशंस, है ना। तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली पॉइंटर्स के अंदर हमें जैसे फंक्शन को कॉल करना होता है तो बेसिकली वो मैं यहाँ पर कैसे करूंगी, तो जैसे कि डिवाइस पॉइंटर है हमारा, उसको मैं कॉल अगर करूंगी तो बेसिकली हम फंक्शन अगर क्रिएट कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो हम बेसिकली अगर पॉइंटर्स नहीं होता है तो बेसिकली हम ऐसे करके स्पेसिफिकेशंस को कॉल कर देते हैं। एंड अगर आप डॉट लिख के भी करोगे तो डायरेक्टली आप पॉइंटर्स अगर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आपका जो है ये दिस वाला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस शॉर्टकट्स कैन हेल्प यू फास्टन योर कोड, ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। सो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कॉल हो गया कौन सा वाला ऑब्जेक्ट या कौन सा वाला फंक्शन, आपके स्मार्टफोन वाला स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्मार्टफोन वाला स्पेसिफिकेशन, ठीक है,
स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अब यही पर्टिकुलर चीज को अब मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट ओवर हियर एंड नाउ दिस विल कॉल लैपटॉप्स स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। सो दैट इज ऑल द थिंग, ठीक है। अब जब आप इसको आउटपुट में प्रिंट करवाओगे, ठीक है, रन करवाओगे, तो आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। बेसिकली वो फंक्शन तो ओवरराइड हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं एंड दैट इज द थिंग। एंड यही चीज मुझे बताओ, आपने यही चीज पॉइंटर्स में पढ़ी हुई है मेरे साथ, है ना, यही चीज को हमने पॉइंटर्स में करके देखा है ना, इनहेरिटेंस वाले और पॉइंटर्स वाले चैप्टर में। तो अगर आपने वहां पे अच्छे से किया होगा बेसिकली, तो यहाँ पर आपको जस्ट आपको एग्जाम्पल देखने की दे रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैव हैपेंड एक्चुअली, है ना। तो बस यही किया है एंड दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव लर्नड अबाउट वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा ओवरराइडन वाला, हमने देख लिया, सेम कोड हमने देखा है। नाउ इसके बाद है हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल टेबल, ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल टेबल। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया हुआ है ना। क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर, डायरेक्टली हम जीरो को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं वर्चुअल फंक्शन में, है ना, जिसकी कोई विद नो इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास, इट फोर्सेस डिराइव्ड क्लास टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन, है ना, मेकिंग द बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, उस पर्टिकुलर क्लास को हम क्या बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल देते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल तो आपको क्लियर होगा, देखो यही एग्जांपल है, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, व्हाई टू डू अगेन एंड अगेन। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये है प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसको आप ऐसे क्रिएट करते हो, जैसे बेसिकली फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, वॉइड ड्रॉ, है ना, जस्ट इसको आपको असाइन कर देना है जीरो, यानी कि इसको आप क्या कर दे रहे हो, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू या फिर कुछ भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो एंड इसको आप बना दे रहे हो वर्चुअल। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्लास बन गई, ये जो शेप क्लास है, ये कौन सी क्लास बन गई, जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसी को ओवरराइड कर रहे हैं। दूसरा, हम तो यहाँ पर इसको ऐसे सिंपली कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस क्लास शेप क्या है, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज इट कंटेन्स प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड ऑल डिराइव्ड क्लासेस मस्ट प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, ठीक है। यानी कि हर डिराइव्ड क्लास जो है वो अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे सकती है, इसके अंदर हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जैसे हमने यहाँ पर किया था ऐसे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। सो आई होप कि वर्चुअल फंक्शन का आपको समझ में आया होगा। नाउ वर्चुअल वी टेबल इज यूज्ड इंटरनली, वी टेबल का क्या है यहाँ पे, इट इज यूज्ड इंटरनली बाय द कंपाइलर टू रिजॉल्व द वर्चुअल फंक्शंस ड्यूरिंग द रन टाइम बेसिकली, ठीक है। तो चलिए बस इतना सफिशिएंट है। एंड वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है आई थिंक सो, इफ वी गो इन सिलेबस एंड सी। तो ओके, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमारे पास और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, ठीक है। तो देखो वर्चुअल टेबल के ऊपर अगर आई विल चेक द क्वेश्चंस, ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट आल्सो एंड आई विल टेल यू अबाउट कि हाँ इसके अंदर कैसे करना है, एंड नोट्स वगैरह के अंदर यू विल गेट दैट थिंग, ठीक है। अभी के लिए जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्चुअल टेबल के अंदर जैसे हमने यहाँ पे देखा it is used internally, ठीक है, by the compiler to resolve virtual functions during runtime। basically ये internal function होता है। तो if we want I will make more information on that, I will upload to you, ठीक है। Then virtual destructor, तो virtual destructor क्या है, it ensures that when a base class pointer pointing to a derived class object is deleted, यानी कि अगर base class object ही जो है वो हमने delete कर दिया है, so the derived class destructor is called first, यानी कि पहले derived class, अच्छा, so that is the thing which we have done earlier also यार, followed by the base class constructor and without a virtual destructor only the base class destructor would be called, leading to resource leaks। यानी कि जैसे कि देखो हमने ये बनाया था, बेस क्लास हमने बनाई थी एंड सी आउट में हमने बेस क्लास में क्या करवा दिया था, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, और फिर उसका हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रक्टर भी बनाया था जो कि था बेस डिस्ट्रक्टर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने जो डिस्ट्रक्टर बनाया है उसको वर्चुअल बना दिया है ना। तो आप टॉपिक के नेम से ही समझ सकते हो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो देखो हमने पहले क्या देखा था कि पहले कंस्ट्रक्टर होते हैं, है ना, पहले कंस्ट्रक्टर दोनों के पहले, यानी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, फिर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, फिर डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा एंड उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। ये होता था नॉर्मल केस के अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड वापस से डिराइव्ड क्लास का
डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। तो ये होता है किसके वजह से, हमारे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के वजह से, है ना। सो विदाउट अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ओनली द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर वुड बी कॉल्ड, यानी कि सिर्फ बेस क्लास का ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा अगर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर नहीं होगा तो, एंड दिस डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर विल बी एज इट। समझ में आ गया। तो दैट इज द थिंग वी कैन डू। एंड यार यही चीजें हमने करी हुई है, हमने पॉइंटर्स और जब पढ़ा था, है ना, तो उसके अंदर कितनी चीजें थी। तो बेसिकली यूनिट 2 अगर आपने परफेक्टली किया होगा गाइस तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग हियर। एंड अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो रही है पॉइंटर्स के अंदर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल प्रेफर यू कि आप जाके उस वीडियो को देखो। आई थिंक 1.5 आवर्स की वीडियो होगी फॉर पॉइंटर्स एंड यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू पॉइंटर्स इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। एंड इसी में से कितने टॉपिक्स हैं जो कि हमने देख लिए कि हाँ वहां पे भी सेम थे एंड यहाँ पर भी सेम है ना। तो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग तो वहां पे भी देखा था, जस्ट यहाँ पर न्यू क्या समझा है हमने, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को न्यू समझा है, राइट। कि मैंने आपको बोला था यूनिट 1 के अंदर हमने क्या देखा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हमने मतलब अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन जो कि पढ़ा है वहां पे। तो वहां से हमने बेसिक आइडिया जो है वो समझ लिया है। एंड अगर आपने वहां समझ लिया होगा तो यहाँ पर आपको इजी गया होगा। जस्ट हम उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं जिसी के मतलब जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। सो दैट इज द थिंग विच वी आर डूइंग ओवर हियर। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा वर्चुअल का। अब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी वही होती है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन हो रहा होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म से यहाँ पे म्यूटेबल तक, यहाँ तक आप ले सकते हो। ये क्या है आपका थोड़ा सा न्यू कह सकते हो आप, जिसके अंदर जस्ट हम कह दें तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ना, ये छोड़ के आपने कुछ नया सीखा है इधर। लेकिन इसके आगे जैसे कि पॉइंटर्स टू बेस क्लास हो गया, वर्चुअल फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, प्योर वर्चुअल फंक्शन, है ना, फिर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, एक टाइम के लिए वर्चुअल टेबल को हम कंसीडर कर सकते हैं, बट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, फिर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ये सब हमने हमारे इधर इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर यूनिट 2 में देख लिया है ना। यहाँ पर भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो पॉइंटर्स टू बेस, डिराइव्ड क्लासेस एंड ऑल, है ना। तो यही सब चीजें हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो आप वहां पे भी अच्छे से समझ जाओगे, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, हम बेस क्लास को यहाँ पे बना रहे हैं ना। तो बेसिकली देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या है, एक क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली एंड यूजुअली कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। इट्स इंटेंडेड टू बी द बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस, यानी कि जो हमारी बेस क्लास होगी, जो कि हमारी यहाँ पर है व्हीकल, उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वर्चुअल फंक्शन है, और वो क्या है, प्योर है, यानी कि उसको 0 वैल्यू असाइन की है। इसका मतलब हम उसको आगे यूज कर सकते हैं एंड उसके अंदर जितने भी डिराइव्ड क्लासेस में हम उसको बनाएंगे, हम उसमें कुछ ना कुछ दे सकते हैं वैल्यूज, है ना, इज डिफरेंट वन। तो उसको हम बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं फॉर कार। अब मेन फंक्शन के अंदर आके हम अगर सिंपल व्हीकल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके अंदर जाके हमें न्यू मेमोरी एड्रेस को एलोकेट करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड के साथ, एंड देन वी हैव टू कॉल द कार फंक्शन, जो कि है बेस क्लास पॉइंटर टू द डिराइव्ड क्लास। ओके, एंड उसके बाद हम जो है उसके अंदर का जो भी हमने स्टार्ट फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया है उसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन डिलीट कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड द आउटपुट विल बी ओवर हियर। सो हियर व्हीकल क्या हो गई, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, बिकॉज इट कंटेन्स अ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ बेस क्लास। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी क्लियरली एवरीथिंग, ठीक है, दैट्स ऑल एंड दिस इज द सिलेबस। सो आई होप समझ में आया होगा, कुछ भी इसके अंदर नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म यूनिट बहुत ज्यादा सिंपल है, वही जाके आप अगर यूनिट 4 देखोगे तो यहाँ पर जितना था उससे आधा कंटेंट है यहाँ पे। तो दैट इज द थिंग, है ना। यूनिट 1 और 2 थोड़े से बड़े बड़े होते हैं आपके, और यूनिट देखोगे तो छोटे यूनिट्स है हमारे। टेम्पलेट्स वाला भी बहुत ज्यादा इजी है एंड आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। STL भी है हमारे पास, ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बस इतना ही आपका OP का सिलेबस, है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमने अपना पहला यूनिट जो है वो कवर कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन देखा बेसिकली, फिर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पे आ गए जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा, हमने ओवरलोड यानी कि बेसिकली हमने जो फंक्शन ओवरलोडिंग है उसको देखा, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी देखा हमने। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है एंड फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये एक ही टाइप के अंदर आते हैं, है ना। और फंक्शन ओवरलोडिंग में कुछ भी नहीं, बस फंक्शन के नेम सेम होते हैं, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर सेम होता है, उसके हम अलग अलग जो है उसके एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। देन हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, तो इसमें बस इतना याद रखो कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, वैसे ही बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड उन्हीं को हमें क्या करना है, हमें
ओवरलोड करना है, जैसे प्लस के लिए किया, जैसे माइनस के लिए किया, वैसे हमें यूनरी और बाइनरी के लिए करना है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद रख लेना है, आप एक लिस्ट में लिख लो, या अगर नोट्स हैं तो वेल सफिशिएंट है। आपको सिर्फ यूनरी और बाइनरी के लिए क्या करना है, जस्ट डिफाइन करके रख लो कि अगर अच्छा ये है हमारी यूनरी, ये हमारे बाइनरी, तो अगर एग्जाम्पल आया तो हमें सिर्फ इनको यूज करके ही एग्जाम्पल में दे देना है। फिर डेटा कन्वर्जन से तो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल हो गए। डेटा कन्वर्ट करना है यानी कि बेसिकली हम डेटा टाइप, इंटीजर है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग में वही चीज है, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट में हमारा कंपाइलर इम्प्लीसिटली यानी खुद ही समझ जा रहा है कि हाँ यहाँ पर डेटा कन्वर्ट करना है, जस्ट बाय असाइनिंग, कोई स्पेशल सिंटैक्स यूज नहीं हो रहा है जस्ट। लेकिन एक्सप्लिसिट के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट के अंदर हमें खुद देना होता है। प्रोग्रामर्स खुद बताते हैं कि हाँ ये ऐसा डेटा जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, डेटा जो है वो टाइप कास्ट होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो दैट इज द थिंग। पिटफॉल्स हमने देखे, पिटफॉल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी कि कुछ जो डिसएडवांटेजेस है या फिर चैलेंजेस हम इनको कह सकते हैं वो देखे, जिसमें हमने एम्बिग्यूटी देखा था और एक और हमने देखा था, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा कन्वर्जन। ओके, कीवर्ड्स एक्सप्लिसिट एंड म्यूटेबल। एक्सप्लिसिट और म्यूटेबल कीवर्ड तो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल से आप दोनों को भी समझ पा रहे हो। सो दैट्स ओनली द थिंग। आप एक ही एग्जांपल याद रखो अगर आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ी डिफिकल्टी है तो। व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट मच एंड जस्ट कीप इन माइंड उतने ही एग्जांपल। एंड बिलीव मी, जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको ले रही हूँ वही एग्जांपल्स मैंने नोट्स में डाले हुए हैं एंड वहां पर मैं आपको और भी अच्छे से नोट्स डाल दूंगी। अभी ये जो नोट्स मैंने डाले हैं ये बेसिकली आपको आइडिया दे रहे होंगे कि हाँ हमने क्या क्या कर लिया यूनिट 3 में, बेसिकली क्या है। तो जब आप इतना पढ़ लोगे तो आपको पूरा यूनिट का जो है वो आइडिया आ जाएगा। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम टाइम पे, तो एग्जाम टाइम अगर दूर होगा तो डेफिनेटली आई विल पुट बिफोर ओनली, है ना। तो जो लोग प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जो लोगों ने परचेज कर लिया, डेफिनेटली उनके लिए बहुत फायदा है। सारे नोट्स जब अपलोड हो जाएंगे देन आई विल अपलोड डेली द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड जब आपके सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे डेफिनेटली आई एम गिविंग टाइम आल्सो टू देम। यानी कि अगर मैंने अभी परसों डीएम के यूनिट 4, 5 और 6 यूनिट्स को जो है हैंडरिटन नोट्स अपलोड कर दिए, तो नाउ आई हैव गिवन देम टाइम फॉर सम टाइम कि वो जाके वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद कल मैंने ओपी का यही हमारे यूनिट 3 के नोट्स अपलोड किए एंड जस्ट हैव टेकन द गैप ऑफ 1 डे, ठीक है। तो अब मैं आज उनको दे दूंगी यूनिट 4 के। तो ऐसे हमारी सीरीज चलेगी। तो बेसिकली नोट्स तो उनको मिल ही रहा है, उनको थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है एक्सप्लोर करने का। एक ही साथ में पूरे नोट्स नहीं डाल रही हूँ ताकि उनको भी बर्डन ना हो, है ना। एंड मेरे पास से भी इतना ज्यादा ये नहीं है कि डेफिनेटली मैं एकदम, हाँ ठीक है मैं डाल सकती हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रायोरिटी फॉर ईच एंड एवरी नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ठीक है जब नोट्स हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स का काम हो जाएगा, डेफिनेटली वी विल गो फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा चीजों को सीखेंगे। बेसिक आइडिया जो है यानी बेसिक जो हमारे पास पूरा सिलेबस दिया है वो तो सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस आते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चंस जो है वो हमें पेपर में आ रहे हैं। जैसे कि अभी ठीक है यहाँ पे टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हमें दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये लिख के नहीं दिया है कि इसकी डिफरेंस एक्सपेक्टेड है या फिर शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे एग्जाम टाइम्स में या फिर उससे पहले। सो दैट्स ऑल द कंटेंट विच गोज, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन होना है डेफिनेटली यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एआईडीएस ब्रांच हो तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से कोई भी गूगल फॉर्म जो दोनों में से है वो आप फिल कर सकते हो। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, ठीक है। सिर्फ नोट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मैंने आपको नोट्स दे दिया, आई एम देयर विथ यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, नोट्स के साथ फिर इंपॉर्टेंट के साथ। एंड बिलीव मी मैंने पासिंग तक के भी आपको क्वेश्चन दे दिए। लाइक आपने कौन सा सब्जेक्ट था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फॉर इंस्टेंस मैंने आपको इतना भी एक क्वेश्चन था जिसके मैंने बहुत सारे सोल्यूशन दिए थे एंड एक इतना बेसिक सोल्यूशन दिया था। यानी अगर आपको ये 2-3 सोल्यूशन समझ में नहीं आए तो यू कैन गो विद दिस सोल्यूशन, है ना। यानी कि बेसिक अगर आपको 3 में से अगर आपको वो नहीं आ रहा है, आप छोड़ने से अच्छा है 3 में से 2 मार्क्स तो उसमें से गेन कर सकते हो, उससे ज्यादा क्या ही चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल द थिंग एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। आई एम देयर विद ऑल ऑफ द मेंबर्स एनी टाइम एवरीवेयर। सो दैट इज ओनली द थिंग। सो आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हमने ये वाले जो टॉपिक्स देखे हैं ये बेसिकली आपके वही थोड़े से टॉपिक्स हैं जो कि हमने यूनिट 2 में भी देखे थे। तो वही इनके जो है कोड्स है, ठीक है। इसलिए मैंने कोड नहीं किया, आपको दिखा दिए कोड। इफ यू वांट यू कैन डू इट, ओके। अगर आपने पहले किए होंगे तो उनको देख सकते हो डेफिनेटली। सो दैट वाज ऑल द थिंग एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट में अगर डिफिकल्टी यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू अबाउट व्हाट यू हैव टू डू देयर, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल एंड इफ यू विल बी ज्वाइन इन द मेंबर्स एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी देयर फॉर योर टू सपोर्ट यू एनी टाइम, ओके। तो आप कर सकते हो ज्वाइन एंड डेफिनेटली इनसेम एंडसेम हो जाएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर भी मैं आपके साथ ही रहूंगी फॉर इनसेम एंडसेम इन दैट पर्टिकुलर नोट्स ग्रुप, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्या चाहिए वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अभी आपको
समझ में आया होगा तो डेफिनेटली प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज मेक दिस वीडियो वायरल इन योर ग्रुप्स। ओके, आप अपने ग्रुप्स में सेंड कर सकते हो। तो चलिए दैट्स ऑल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।